वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। मैथ के टेस्ट 13 में जिन कैंडिडेट से जो सवाल नहीं बना था वो सभी सवाल का आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन x का जो मान दिया गया √5 + √3 अपॉन √5 - √3 और y का जो मान दिया गया √5 - √3 अपॉन √5 + √3। तो हमें x + y का मान निकालना है। यानी अगर हम x प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा √5 + √3 अपॉन √5 - √3। ये x का मान था, प्लस y का मान कितना है √5 - √3 अपॉन √5 + √3। ये y का मान है। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये नीचे एलसीएम लेंगे और एलसीएम में दोनों में कॉमन नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी √5 - √3 मल्टीप्लाई √5 + √3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये √5 + √3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा √5 - √3 का होल स्क्वायर। हम लोग को क्या फार्मूला पता है, a + b × a - b क्या होता है, ये होता है a² - b²। और दूसरा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2 × a² + b² होता है। ठीक है, तो सेम वही काम इन ऊपर में √5 को a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है 2 × a² यानी √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 अपॉन नीचे a - b × a + b यानी a² - b² यानी √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। इन ऊपर कितना हो जाएगा 2 × 8 और नीचे कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा। यानी सवाल का जो आंसर होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। तो इसी संख्या को अगर हम 67 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए जो नियम होता था 68 का ही मल्टीपल अगर 67 रहता तब हम क्या करते डायरेक्ट शेषफल में भाग देते। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नहीं दिया गया तो हमें पहले संख्या निकालना पड़ेगा। यानी कोई संख्या है, यानी ये संख्या, इस संख्या को जब हम 68 से भाग देते हैं तो भागफल 269 आता है। भागफल 269 और शेष कितना आता है 0 आता है। तो हम यहाँ से संख्या निकाल लें, यानी संख्या बोले तो भाज्य निकाल लें। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, यानी भाजक 68 गुने भागफल 269 प्लस शेष 0, यानी जो संख्या आ गया वो क्या आ गया 68 गुने 269, ये संख्या आ गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है अगर इसी संख्या को हम 67 से भाग दें, यानी यही पूरी संख्या को अगर हम 67 से भाग देंगे तब शेष कितना बचेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके तब 67 से भाग देंगे। हम क्या करेंगे अलग अलग शेष, यानी 68 में शेष निकाल लेंगे, फिर 269 में कितना शेष आएगा वो निकाल के दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 68 को 67 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक शेष बचेगा, यहाँ पे एक शेष बचेगा। अगर हम 269 में 67 से भाग देंगे तो ये कितना बार में लगेगा 4 बार में, यानी 268 लगेगा, यानी एक शेष यहाँ भी बचेगा। यानी 269 में अगर हम 67 से भाग दे रहे हैं तो एक शेष यहाँ भी बच रहा है, यानी 1 × 1, यानी टोटल कितना शेष बचेगा एक शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या को वर्ग का 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 6 का मल्टीपल ही 6 है, 6 का मल्टीपल ही 6 है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट शेष में भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर ना, तो हम क्या करेंगे शेष को ही वर्ग कर देंगे। पहले शेष 3 बचता था, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अगर हम इस 9 में 6 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा एक बार में लगेगा, यानी 3, यानी 3 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर 4, यानी जो चीज़ संख्या में करने के लिए बोला जाए वो चीज़ हम क्या करेंगे शेष में करके भाग दे देंगे। यानी संख्या को वर्ग करने के लिए बोला गया तो हम क्या करेंगे शेषफल को ही वर्ग करके 6 से भाग दे देंगे। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। देखिए 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, यानी 0.1 का क्यूब हम क्या करते रहने देते हैं, प्लस 0.02 का क्यूब इसको भी हम लोग क्या करते हैं रहने देते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे 0.2 का क्यूब है, 0.2 का क्यूब है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, ये 0.2 में से 2 कॉमन लेते हैं, 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.1 का क्यूब बचेगा। सेम उसी तरह से अगर हम इसमें भी, यानी ये
ये 0.04 का क्यूब है। अगर हम इसमें से भी 2 कॉमन लेते हैं, 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं, तो यानी 0.02 का क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं, 2 का क्यूब इसमें भी है, 2 का क्यूब इसमें भी है, तो दोनों में 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा 0.02 का क्यूब। ठीक है, और ये दोनों भाग कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा 1/8 यानी 0.125। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है, तो 47 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। अगर 893 का मल्टीपल अगर 47 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैसे 47 है ही, 893 का मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 193 में ही 47 से भाग दे देंगे, यानी शेष में ही हम 47 से भाग दे देंगे। तो ये 4 बार में लगा, यानी 7 चौका 28 और 4 चौका 16 2 18, 188 बार में, यानी 5 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ी का औसत आयु है, यानी 2 खिलाड़ी, एक 18 वर्ष का खिलाड़ी था और एक 20 वर्ष का खिलाड़ी था। इन दोनों खिलाड़ी के स्थान पर जब 2 नया खिलाड़ी को लिया जाता है, तब औसत में 2 महीना का वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब जो जाने वाला खिलाड़ी था 18 वर्ष और 20 वर्ष, यानी टोटल 38 वर्ष का खिलाड़ी जो है वो चला गया। जब नया खिलाड़ी आया तो औसत में 2 माह का वृद्धि हुआ, यानी 11 खिलाड़ी के औसत में अगर 2 माह का वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब टोटल कितना वृद्धि हुआ, टोटल वृद्धि यानी टोटल वृद्धि 22 माह का हो गया। 11 खिलाड़ी में की औसत में अगर 2 माह का वृद्धि हुआ, तो टोटल 22 माह का वृद्धि हुआ। और ये 22 माह का वृद्धि किस में हुआ होगा, यानी जो नया व्यक्ति आएगा उसी में ना हुआ होगा। जो पुराना व्यक्ति था उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके आयु में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा उसी में तो ये 22 माह वृद्धि हुआ होगा। यानी इसका मतलब 38 वर्ष का खिलाड़ी गया तो 38 वर्ष और 22 माह का खिलाड़ी आया होगा, तभी तो ये जो एक्स्ट्रा 22 माह है वो बढ़ गया होगा औसत में। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो क्या करना है, पहले आप देख लीजिए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। तो औसत में वृद्धि हुआ तो कितना वर्ष का खिलाड़ी चला गया, 38 वर्ष का खिलाड़ी चला गया। अगर टोटल 22 वर्ष का वृद्धि हुआ 22 माह का, इसका मतलब जो नया खिलाड़ी आएगा वो 22 माह ज़्यादा का आएगा, यानी जो नया खिलाड़ी आएगा उसका टोटल आयु 38 वर्ष 22 माह होगा। तो नया खिलाड़ी का हमें औसत निकालना है। अगर टोटल आयु निकालना रहता तब तो ठीक है, 38 वर्ष 22 माह होता, लेकिन औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नया खिलाड़ी 2 ही है, 2 ही नया खिलाड़ी आया। इसका मतलब 19 वर्ष और 22 माह को 2 से भाग देंगे तो 11 माह, यानी जो नया खिलाड़ी का औसत आयु 19 वर्ष 11 माह, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की, उसके वेतन में क्या परिवर्तन आया। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बताता है, अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो तो इस स्थिति में ऑलवेज कमी होगा, यानी ऑलवेज हानि होगा, और ये जो हानि होगा a/10 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो a के बदले में 20/10 का होल स्क्वायर, यानी 0 से 0 कट गया, इन दोनों 4% का हानि होगा। ठीक है, अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो, जैसे अगर बोला जाए 30% पहले वृद्धि करें फिर अगर 30% कमी करें तो ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल a/10 का होल स्क्वायर हानि होगा। इस स्थिति में हमेशा हानि होता है। और एक बदले में 30/10 यानी 9% का हानि होगा। 30/10 का स्क्वायर 9% का हानि हो जाएगा। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य था। देखिए इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता देते हैं। 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 3399 + 1 यानी 100/3%। और अगर हम इस प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 से 0 करेगा, यानी 1/3 का कमी हुआ। 1/3 का कमी, 1/3 का कमी का मतलब क्या, पहले अगर 3 रुपया उसका दाम था, पहले उसका मूल्य अगर 3 रुपया था, तो अब उसका मूल्य कितना हो गया,
1 का कमी हो गया तो 2 रुपया हो गया। पहले अगर उसका मूल 3 रुपया था, अब कितना हुआ, 1 का कमी यानी 2 रुपया हो गया। यानी मूल का अनुपात 3:2। जब मूल का अनुपात 3:2 हो गया और खर्च सेम है, तो जो संख्या का अनुपात होगा यानी जो वस्तु का अनुपात होगा, वस्तु का, वो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, मूल सेम रहने पे, अगर खर्च सेम रहने पे अगर मूल का दाम 3:2 हो जाता है तो वस्तु का दाम 2:3 हो जाएगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, संख्या में कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। जबकि यहाँ बोला 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है, यानी 1 का वैल्यू 4। तो क्या चीज़ सवाल पूछा जा रहा है, घटने से पहले वस्तु का मूल था। तो घटने से पहले वस्तु 2 वस्तु था ना, वस्तु की संख्या 2 था, यानी तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। यानी घटने से पहले कितना वस्तु खरीदा जा सकता था, 8 वस्तु खरीदा जा सकता था। कितना में, 1 रुपया में। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका इसका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो ये सवाल है। इसमें क्या करना है, नीचे वाला कैल्शियम लेना है, यानी 2 3 4 कैल्शियम 12। आप सभी समीकरण को 12 से गुना कर दीजिए, क्योंकि अनुपात का नियम है। अगर हम किसी एक टर्म में 12 से गुना करेंगे तो उसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा सबको हम 12 से गुना कर देंगे, जिससे क्या होगा, अनुपात खत्म हो जाएगा। यानी 2 से ये 6 बार में लगा, यानी 6 अनुपात 3 से 4 दूनी 8 और 4 से 3 यानी 9। तो 3 संख्या का अनुपात 6:8:9 आ गया। अब आगे सवाल क्या बोला जा रहा है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है, सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 6, इस दोनों का अंतर कितना गया, अनुपात में 3, और वास्तव में अंतर 36, यानी 3 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू 36/3 यानी 12। तो किसका वैल्यू निकालना है, वही संख्या ज्ञात करना है। तो 6 का वैल्यू 12 6 72, तो 72 3 ऑप्शन दिया, तो सभी ऑप्शन में दिया गया 72। 1 का वैल्यू 12 तो 6 का वैल्यू 72, 8 का वैल्यू 96 और 9 का वैल्यू 108, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। देखिए, साधारण ब्याज का किस्त रहेगा ना, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बता देते हैं बनाने का। कुछ नहीं करना है, 4 वर्ष है ना, तो 4 वर्ष को आप 4 भाग में तोड़ दीजिए, 0 से शुरुआत करके, 0 1 2 3। ठीक है, और 5% दर है, तो 5% की दर से 0 में 5, यहाँ पे 0% ब्याज मिल जाएगा। यहाँ पे 5% दर से 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा। यहाँ पे 5% के दर से 2 साल में 10% ब्याज मिल जाएगा। और यहाँ पे 5% की दर से 3 साल में 15% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो ब्याज हो गया। जबकि ये, उसके बाद क्या करना है, इसको 100 में ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 100%, और ये कितना हो जाएगा, 105%, और ये हो जाएगा 110%, और ये कितना हो जाएगा, 115%। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे 4 ईयर, अगर 3 ईयर रहता तो हम क्या करते, इस 3 ईयर को 3 भागों में तोड़ देते, यानी 0 1 2। अगर 5 ईयर आता तो इसको हम 5 भागों में तोड़ देते, 0 से शुरुआत करके 5 भाग में, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5% दर है तो 5 से हम गुना कर देंगे और सबको 100 में ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, यानी टोटल जो अमाउंट बना वो कितना बन पाया, यानी 100 यहाँ पे, 105 यहाँ पे, 110 यहाँ पे और 115 यहाँ पे, 15 10 25 5 30, यानी 430% अमाउंट पर बन पाया। यानी 430% को जो वैल्यू दिया गया वो 6450 दिया गया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6450/430 यानी 15 हो जाएगा। 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। यानी जो प्रत्येक वार्षिक किस्त होगा वो 1500 का, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये है, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारण, यानी अंकित मूल्य है कितना निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे अंकित मूल्य पे आप चाह रहे हैं कि 10% का छूट देंगे, तो जब आप अंकित मूल्य पे 10% का छूट देंगे तो 90% में बेचेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य का अगर हम 90% निकालेंगे तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य 900 रुपये है, अगर इस 900 पे अगर 25% का लाभ होता है, यानी तो इसका मतलब 125% में बेचेंगे। 900 क्रय मूल्य है, अगर 25% लाभ यानी 125% निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो दोनों विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, आपस में बराबर करके
यहाँ से डायरेक्ट हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 90 से ये 10 बार में कटेगा, तो जो अंकित मूल्य आएगा वो 125 गुने 10 यानी 1250, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। इस सवाल को हम लोग किस फार्मूला बनाएंगे, m1 गुने d1 इज इक्वल टू m2 गुने d2 फार्मूला पे इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। यानी कुछ व्यक्ति यानी x व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जाता है। ठीक है, अगर 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाता है, यानी अब x माइनस 10 व्यक्ति अगर कार्य करता है तब ये कार्य 110 दिन में समाप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके डायरेक्ट x का वैल्यू निकालेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, अगर बोलता बाद में कितना व्यक्ति है तो अब जो x का वैल्यू आता है उसमें हम 10 कम कर देते हैं, लेकिन प्रारंभ में बोला गया तो प्रारंभ में तो x व्यक्ति था, तो यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 10x बराबर ये 11x माइनस 110, ये 110 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 110, यानी जो व्यक्ति की संख्या आएगा वो 110, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में तथा सी और ए उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो है हर तीसरा वीडियो में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से बना देते हैं। जैसे ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में, और सी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो 12, 8, 6 का एलसीएम कितना होता है 24। तो हम क्या करते हैं, टोटल काम को जो है 24 मान लेते हैं। टोटल काम 24 है और ए बी उसको 12 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में 2 काम करेगा। टोटल काम 24 है और इसको 8 दिन में बी सी द्वारा किया जा रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। और ए सी द्वारा इस काम को कितना दिनों में किया जा रहा है, 6 दिन में, तो इसका मतलब एक दिन में ये 4 काम करेगा। जब ये तीनों मिलेगा तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया और 2 बार सी आ गया। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी जब आता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5 4 9 काम करेगा। ठीक है, तो यानी एक दिन में ये कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। कब, जब 2 बार ए बी सी आता है। जब एक बार ए बी सी आएगा तो एक दिन में कितना भाग करेगा, ये 9/2 यानी 4.5 काम करेगा। एक दिन में ये ए बी सी मिलकर कितना काम करेगा, 4.5 काम करेगा। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। जब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम कर रहा है, ठीक है, तो बी का निकालना है। तो ए सी 4 काम कर रहा है, ए प्लस सी उस एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। इसका मतलब बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 4.5 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 0.5 काम करेगा एक दिन में। 0.5 काम एक दिन में करेगा, तो टोटल काम 24 है और 0.5 काम एक दिन में करा है, तो यानी टोटल कितना दिन लगेगा, 24/0.5। यानी इस 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 2 उठ कट के ऊपर चला जाएगा, यानी 24 में 48 दिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के उसे कितना मूल्य पे बेचेगा। 10% का हानि होता है तो इसका मतलब कितना बेचा, 90% में। जब 90% में बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 45,000। जब 1% में बेचेगा तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500। तो 15% लाभ पे बेचेगा, इसका मतलब जब 115% में बेचेगा। 15% लाभ का मतलब क्या है, 115% विक्रय मूल्य। जब 115% विक्रय मूल्य होगा तब इसका ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15×5 75, फिर 5 00, यानी 57,500। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट बना लेंगे। जब 10% हानि पर बेचता है तो 90% में बेच रहा है, जब 90% में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य 45,000। 1% में बेचेगा तो विक्रय मूल्य 500। जब 15% यानी 15% लाभ मतलब क्या है, जब 115% बेचेगा तब विक्रय मूल्य 57,500। ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करते, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, रेलगाड़ी की हम लंबाई x मान लेते हैं। दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी के लिए क्या चीज़ समान रहेगा, चाल दोनों ही स्थिति में समान रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, दोनों स्थिति से 800 मीटर और 400 मीटर जो पुल को पार करे, दोनों ही पुल के लंबाई से हम क्या करते हैं, चाल निकाल लेते हैं। जब 800 मीटर लंबे पुल को पार करे, इसका मतलब अपनी भी लंबाई और साथ साथ 800 मीटर पुल की लंबाई दोनों पार करेगी। और इस पूरे को पार करने में कितना समय लेता है, 100 सेकेंड। तो यहाँ से ये रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा। फिर आते हैं, जब 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगा, यानी अपनी भी लंबाई पार करेगा, साथ साथ 400 मीटर लंबी पुल की लंबाई भी पार करेगा। और इस टोटल लंबाई को पार करने में कितना समय लेती है, 60 सेकेंड लेती है। तो यहाँ से भी ये रेलगाड़ी का चाल आ गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। दोनों चाल को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी 20 से 5 बार में, 20 से 3 बार में, 3 इधर मल्टीप्लाई होंगे, 3x प्लस 2400 इज इक्वल टू 5x प्लस 2000, यानी 2x इजकल टू कितना हो जाएगा, 400। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 200 मीटर, यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी 200 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ से हम लोग रेलगाड़ी का चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और डिस्टेंस कितना है, अगर कोई रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार करे तो इसका मतलब अपनी भी लंबाई पार करेगी, साथ साथ पुल की लंबाई भी पार करेगी। और कितना समय ले रहा है, ये 30 सेकंड का समय ले रहा है। टोटल लंबाई 650 बटा 30, यानी जो रेलगाड़ी का चाल आया 65 बटा 3 मीटर पर सेकंड। अब क्या चीज़ बोला है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यानी हमें समय निकालना है और समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर कोई रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब 370 मीटर तो पार करेगी, साथ साथ अपनी भी लंबाई 150 मीटर पार करेगी। तो टोटल लंबाई कितना जाएगा, 520, टोटल लंबाई 520। और उसका जो चाल है वो 65 बटा 3 है, 65। और ये जो 3 है वो कट के ऊपर चला जाएगा 13 से 5 बार में, या फिर ये 65 से 8 बार में डायरेक्ट काट सकते हैं। 65 से 520 8 बार में, यानी 8 गुने 3 24 सेकेंड। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है, उनकी ऊंचाइयाँ भी बराबर हैं, तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। जैसे एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला, और एक शंकु, इन दोनों का आधार बराबर है। यानी दोनों का त्रिज्या, अगर हम इसका त्रिज्या 1 मानेंगे तो इसका भी त्रिज्या 1 हो जाएगा। और दोनों का ऊंचाई बराबर है, तो अर्धगोला का जो ऊंचाई होगा वो उसका त्रिज्या ही होगा। यानी इसका मतलब इसका ये त्रिज्या 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका भी ऊंचाई होगा 1 ही होगा। अर्धगोला का ऊंचाई क्या हो जाएगा, उसके लिए उसका त्रिज्या ही होगा, और उसका त्रिज्या तो हम 1 माने थे, तो यानी इसका मतलब ऊंचाई भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ बोला है, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। ठीक है, तो दोनों का त्रिज्या तो सेम है, यानी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 आर के बदले में 1 अनुपात आर के बदले में 1, और एल कितना होगा, जब ये 1 और ये 1, तो कर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 1 1 2, यानी रूट अंदर 2 हो जाएगा, यानी ये जो होगा रूट अंदर 2 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा 2:√2। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर हम काटेंगे तो √2:1 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसका विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या होगा। जैसे कोई एक वर्ग है, इस वर्ग का भुजा अगर हम 1 मानते हैं, भुजा 1, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2। अब इस √2 मीटर भुजा पे अगर कोई एक वर्ग है √2 मीटर, तो इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर और इस वर्ग का क्षेत्रफल √2 का स्क्वायर, यानी 1:2। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण पे, यानी ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण पे भी एक वर्ग बना दिया गया है, तो इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, अगर हम इस वर्ग का भुजा 1 मानते हैं तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2।
तो यानी जिस वर्ग का भुजा 1 है और जिस वर्ग का भुजा √2 है उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर यानी 1:2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेलनाकार अष्टम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, और ये किसके बराबर है, 264 के बराबर है। और उसका आयतन जो है 924, यानी बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और ये किसके बराबर है, 924 मीटर क्यूब के बराबर है। तो इसके व्यास यानी इसका व्यास क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, और इसके ऊंचाई का अनुपात निकालना है, यानी 2r/h निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल हो जाएगा। ये r से एक, यहाँ पे r² तो 1r बच जाएगा। 2 से ये कितना बार में कटेगा, 2 से ये 132 बार में कटेगा। अब ये 13 सत्ते 91 यानी ये 7 बार में कट जाएगा। यानी जो त्रिज्या आ गया वो कितना आ गया, 7 आ गया। जब त्रिज्या 7 आ गया तो 2r कितना हो जाएगा, 14 अनुपात, अभी रहने देते, पहले ये ऊंचाई निकाल लेते हैं। जब त्रिज्या 7 आ गया तो हम क्या करते हैं, ये जो त्रिज्या का मान हम कोई दोनों में से कहीं पे भी रख के हम लोग h निकाल लेते हैं। तो हम ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है ना, 2 पाई के बदले में 22/7, r के बदले में 7 और h हम निकाल लेते हैं, और ये किसके बराबर है, 264 के बराबर है। तो यानी 7 से 7 कट जाएगा और 11 से 2 बार में, और ये 11 से कितना बार में, 11 दूना 22, 11 से 4 बार में 24 बार में कटेगा। 2 9 4 6 24 यानी 6 बार में कटेगा। जो ऊंचाई आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, 2r अनुपात h निकालना है। यानी 2 r के बदले में कितना, 7 अनुपात h के बदले में 6, यानी 2 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। यानी जो उसके त्रिज्या व्यास और ऊंचाई का जो अनुपात आएगा 7:3। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यानी एक वर्ग है और एक आयत है, इस दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक है। वर्ग की भुजा की लंबाई हम a मान लेते, तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, a+5 हो जाएगा, 5 मीटर अधिक। और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 3 मीटर कम है, और इसका जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा की लंबाई से 3 मीटर कम है, यानी a-3 उसका चौड़ाई हो जाएगा। तो आयत का परिमाप निकालना है। सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा, और एक कंडीशन और दिया गया कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई a+5 और चौड़ाई a-3। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके a निकाल सकते हैं। a² बराबर, देखिए ये कितना हो जाएगा, a² + 2a - 15, ठीक है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, a² से a² कट जाएगा, यानी 2a = कितना हो जाएगा, 15। तो a = कितना हो जाएगा, 7.5। जब a = 7.5 आ गया, इसका मतलब लंबाई कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12.5, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, यानी 4.5। अब आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 × l + b। तो 2 लंबाई के बदले में 12.5 और चौड़ाई के बदले में 4.5, यानी 2 × 12 × 6 = 16 × 17, यानी 17 दूना 34 सेंटीमीटर उसका परिमाप। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल ग्राफ से दिया गया है, और अगर आप इस डाटा को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ग्राफ बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम डाटा को समझते हैं। 5 वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेज में पास हुए विद्यार्थी का प्रतिशत है, यानी 5 वर्ष 2005, 6, 7, 8, 9, इसमें विभिन्न कॉलेज ABCDEF में पास हुए विद्यार्थी का प्रतिशत, यानी इस कहने का मतलब 2005 में कॉलेज ए में 76% विद्यार्थी पास हुआ, बी में 2005 में 63% विद्यार्थी पास हुआ, और यहाँ पे 88%, डी में 92%, ई में 78%, और एफ में 100% विद्यार्थी पास हुआ। ये चीज़ ग्राफ है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए लड़कों की संख्या नहीं दिया गया, तो अगर लड़कों की संख्या अगर कहीं नहीं दिया जाएगा तो हम लड़कों की संख्या नहीं निकाल सकते, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल में लड़कों की संख्या यहाँ पे जैसे दे दिया गया ना, अगर ये नहीं दे दिया जाता तो हम लोग लड़कों की संख्या नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये जो है ये केवल प्रतिशत दिया गया है, पास होने का प्रतिशत दिया गया है। अब आते सवाल पे। यदि वर्ष 2009 में कॉलेज बी में पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या
3650 है। यानी 2009 में कॉलेज बी में जो टोटल स्टूडेंट था वो कितना था, 3650 था, 3650। तो क्या चीज उस वर्ष कॉलेज में फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितने था। देखिए 2009 के कॉलेज बी में 2009 ईस्वी ये हुआ, और कॉलेज बी में 82% पास हुआ। 2009 में कॉलेज बी में 82% पास हुआ, तो जो बाकी के 18% बचेगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। बाकी का 18% क्या होगा, फेल हो जाएगा। यानी 3650 का 18% फेल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 18 में ये 18 को नीचे कोई काट नहीं पाएगा। ये 18 9 का मल्टीपल है ना, तो हम चेक कर लेते हैं कि 9 का मल्टीपल और कौन सा ऑप्शन में है। इन 8 5 13 3 16 ये 9 का मल्टीपल है, इसको हटा देते हैं। इन 6 5 11 7 18 ये 9 का मल्टीपल है, और ये 6 2 8 5 13 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 सॉरी 9 5 14 4 18 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन मिला। अब हम ये चेक कर लेते हैं ये किसका मल्टीपल है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और काट लेते हैं। यानी अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से इसको काटेंगे तो यानी 5 7 35 और 5 6 15 73 बार में। यानी जो आंसर आएगा 73 गुनी 9। अगर हम इकाई स्थान देंगे तो 9 3 27, यानी इकाई स्थान पर 7। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2006 में कॉलेज ई में पास होने वाले विद्यार्थी तथा फेल होने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या है। यानी 2006 में 2006 ईस्वी का बात कर रहा है, और कॉलेज ई का बात कर रहा है। 2006 में कॉलेज ई में 76% विद्यार्थी पास हुआ है, तो बाकी जो 24% विद्यार्थी बचेगा वो फेल हो जाएगा। यानी जो पास और फेल का जो अनुपात आएगा 76:24, यानी ये कितना बार में कटेगा, 19 बार में, 4 से 19 बार में, ये 4 से 6 बार में, यानी 19:6। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि वर्ष 2007 में कॉलेज ई एफ में पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या क्रमशः 2800 और 2250 है, यानी 2007 में कॉलेज ई में टोटल कितना विद्यार्थी था, 2800 विद्यार्थी था, ठीक है। और 2007 में कॉलेज एफ में टोटल कितना विद्यार्थी था, 2250 विद्यार्थी था, ठीक है। पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या जो था 2800 और 2250 था। तो उस वर्ष कॉलेज ई में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या और कॉलेज एफ में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या का अनुपात कितना होगा। 2007 का बात किया जा रहा है, तो 2007 में कॉलेज ई में 77% विद्यार्थी पास हुआ था, यानी 2800 का 77% विद्यार्थी पास हुआ होगा। और इसका जो अनुपात निकालना है उस वर्ष कॉलेज एफ में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या, यानी 2250 में 96% विद्यार्थी पास हुआ था। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे और कैलकुलेशन करने लगेंगे तो कम से कम 2 मिनट लग जाएगा इसमें। तो इसको ऐसे नहीं करना जैसे ये डबल जीरो कट गया। अब देखिए ये क्या है, 11 का मल्टीपल है ना, तो हम चेक कर लेते हैं कि LHS साइड में, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड में, यानी LHS साइड में हम लोग देख लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। यानी 6 2 8 में से 1 7, यानी एक पहला नंबर ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 3 7 में से 2 गए, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 10 में से 2 गया, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यानी 9 5 14 में से 3 गया 11, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन 4 मिल रहा है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन आप ये फैक्टर देखकर या मल्टीपल देखकर भी आप सवाल को मतलब जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस कॉलेज में पास होने वाले का औसत प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसमें उसका औसत भी ज़्यादा होगा, क्योंकि संख्या तो सेम है, यानी जो वर्ष है वो तो सेम है। इसीलिए जिसका मार्क्स यानी जिसका टोटल अंक ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। अगर और हाँ, सबको नहीं जोड़ना है, सबको ऐड नहीं करना है, केवल हमें 4 जो ऑप्शन दिया गया उसी ऑप्शन को ऐड करना है। अगर ए में बात करें तो टोटल कितना पास होगा, यानी अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 406 मिलता है। ए में कितना मिलता है, 406। अगर हम डी का बात करें तो डी को अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो डी में 441 आता है डी में। और कॉलेज ई का बात करें तो कॉलेज ई में 397 आता है टोटल, ये कॉलेज ई में। और कॉलेज एफ़ का बात करें तो कॉलेज एफ़ में 459 आता है। तो टोटल पास टोटल जो परसेंटेज है वो कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, एफ में मिल रहा है, तो इसका औसत भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वर्ष 2009 में कॉलेज ए में पास होने वाले विद्यार्थी के प्रतिशत में पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी वर्ष 2009 में कॉलेज ए में 92% विद्यार्थी पास हुआ और पिछला वर्ष कितना विद्यार्थी पास हुआ था, 85% हुआ था। तो कितना का वृद्धि हुआ, ये 7 का वृद्धि हुआ कितना में, 85 में गुने 100, यानी 5 से ये 20 बार में और 5 से 17 बार में, यानी 140/17, यानी 17 से कितना बार में लगेगा, 8 बार में 126, यानी 8.24, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।